स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। पार्ट का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद और ये इसका एक्सप्लेनेशन अभी चल रहा है। एक्सप्लेनेशन मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन इसके रीडिंग लगा करके उसे हम समझ रहे हैं। तो आज हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बारे में। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बारे में, ये हमारा इकाई 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है 1917 ईस्वी में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था और उस क्रांति के होने के क्या कारण थे और उस क्रांति के क्या परिणाम हुए। कारण क्या थे और परिणाम क्या हुए, इन सारे चीजों के बारे में आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। जैसा कि आप लोग 9th क्लास में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, ये सब पढ़े होंगे। उसी प्रकार 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति? रूस की क्रांति। इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार, देखिए रूस में राजा को जार कहा जाता है। क्या कहता है? जार। हम लोग के यहाँ उसे राजा या सम्राट कहा जाता है। अगर जार कह दिया जाए हमारे यहाँ तो लोग समझ जाएंगे किसी दीवा की बात की जा रही है। कि एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना का ही प्रयत्न नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत किया था, मजदूरों और किसानों की सत्ता को स्थापित किया। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि रूस की जो क्रांति 1917 में हुई थी, ये क्रांति केवल राजा को हटा करके, राजतंत्र को हटा करके केवल लोकतंत्र बैठाने का प्रयास ही नहीं किया गया, बल्कि जो भी अत्याचारी लोग थे, चाहे वो कोई पूंजीपति हो, मतलब कोई धनी व्यक्ति हो आपके एरिया का, कोई जमींदार हो, उन सारे को अंत करके, उन सभी को हटा करके वहां पे मजदूरों और किसानों की सरकार की स्थापना की गई थी। कहां पे? रूस में। रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 में संपन्न हुई। किस महीने में संपन्न हुई थी जी? नवंबर महीने के 1917 में। इस क्रांति ने एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, साम्यवाद का आदर्श स्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता को स्वीकृति का भी प्रयास किया था। फिर आगे है, इस क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। अब हम जानेंगे कि इस क्रांति का कारण क्या था। ठीक है ना? देखिए जार यानी राजा, नीचे आप लोग एक चित्र देख सकते हैं, ये है जार निकोलस द्वितीय। इसका नाम क्या है जी? जार निकोलस द्वितीय। और उस समय ये जब क्रांति हुई थी उस समय ये रूस का क्या था? राजा था। आपकी किताब में भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला कारण था इस क्रांति का जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। देखिए निरंकुशता का अर्थ होता है निह अंकुश। निरंकुश का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा निह अंकुश। निह मतलब नहीं, अंकुश मतलब लगाम लगाना, जिस पर किसी प्रकार का कोई लगाम न हो, जो बेलगाम हो गया हो। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पशु को बेलगाम कर दीजिए तो वो खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए उसमें नाथ लगा दिया जाता है, पगहा लगा दिया जाता है, ताकि कहीं वो भाग ना सके, कोई किसी को खतरा ना करे। तो राजा अगर निरंकुश हो जाए, जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, तो वो खतरनाक हो जाता है। और साथ ही साथ यह एक अयोग्य शासन था। अयोग्य शासन मतलब कोई लायक वाला व्यक्ति नहीं था, जो सबसे पहला कारण था क्रांति होने का। 1917 से पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। इस लाइन को याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 1917 से पहले किस राजवंश का शासन था? रोमनोव। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। फिर यह भी क्वेश्चन आपकी किताब में पीछे दिया है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है वहां पे? तो जार कहा जाता है। रूस में
एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना परिवर्तित हो चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी, परंतु रूसी राजतंत्र अपना विशेष अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय जिसके शासनकाल में क्रांति हुई। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक, 19वीं शताब्दी के मध्य तक, लगभग 1850 ईस्वी के बीच तक जितने भी राजा थे सबका कंट्रोलिंग पावर लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन रूस का एक राजा था जो अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहता था। अब भाई मजा लिया था लाइफ, कब कैसे छोड़ दे राजपद और लोकतंत्र को स्थापित कर दे, और उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। इसी के अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रूस के किस शासन के समय में रूस की क्रांति हुई थी। तो आप कहेंगे जार निकोलस द्वितीय, एक प्रथम भी है, ठीक है ना, इसके पहले इसका पिता था वो, तो वो नहीं है, जार निकोलस द्वितीय। आगे है, राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। मतलब कहने का अर्थ है कि जो राजा जो था ना, वो देवताओं में बड़ा विश्वास करता था। वो देवी देवताओं में इतना ज्यादा विश्वास करता था कि कोई भी पंडित आकर के उसको डरा देता था, और वो जो भी कहे उस बात को मान लेता था। उससे आम लोगों की सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। जार ने जो अफसरशाही बनाई थी वह अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। अफसरशाही मतलब अपने यहाँ जो उसने ऑफिसरों की नियुक्ति की थी, कर्मचारियों की नियुक्ति की थी, वे लोग कैसे थे? अस्थिर थे। अस्थिर मतलब स्थिर नहीं रहने वाले व्यक्ति। जड़ थे, जड़ मतलब होता है मूर्ख थे, जड़ बुद्धि, जड़ मतलब होता है मूर्ख, बुर्बक, बॉयल। और अकुशल मतलब होता है किसी लायक नहीं थे वो। नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं थी, क्योंकि किसी का भी जो नौकरी दिया गया था उनकी योग्यता पर नहीं दिया जाता। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि कोई भी किसी को नौकरी मिलती है तो एग्जाम कराया जाता है, एग्जाम लोग पास करते हैं तो उसको नौकरी मिलती है। उसके अगर योग्य होंगे तो उनको दिया जाएगा, नहीं योग्य होंगे तो नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बिना परीक्षा कराए सीधे नौकरी दे दिया जाए, बताइए वो आदमी खतरनाक काम करेगा कि नहीं करेगा? उस चीज के लिए ना तो मेहनत किया है, ना उसके बारे में उसको कुछ जानकारी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसको डीएम बना दिया जाए जिला का, और अचानक भैंस चरा रहा था जाकर डीएम बन जाए, तो बताओ वहां पे खटाले ने खोल देगा अपने ऑफिस में, चारों तरफ से केवल भैंस का लाइन लगवा देगा। अरे भाई और यो काम है, दिमाग सबका खराब हो जाएगा। लेकिन जो लोग पढ़ करके आए हैं, कंपटीशन दे करके आए हैं, उनको पता है कि क्या करना है, तब वो जिला चला रहे हैं। तो वही बात है कि किसी को भी कोई पद देने से पहले उसकी योग्यता देखनी चाहिए, लेकिन राजा के यहाँ योग्यता नहीं देखी जाती। क्या देखी जाती थी? तो देखिए, अतः गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। कारण जानते हैं क्या था? मतलब उसकी जो रानी थी ना, राजा की, उसका जो भी बड़ाई कर देता था ना, अरे रानी जय जय, मतलब आपके जैसा कोई नहीं है। चाहे राजा का कोई बड़ाई कर दे, चापलूसी, बस ठीक है, तुमसे कल से तुम्हारा ये नौकरी पक्का। अब वो आराम से आके रहता था एकदम, खाली चापलूसी करते रहो, बड़ाई झूठ मूठ के करते रहो, तो वो दे देता था नौकरी। दूसरा कारण था कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की दयनीय स्थिति का अर्थ हुआ किसानों की दयनीय स्थिति, खराब स्थिति। जब किसानों की स्थिति खराब होने लगी तो भी आंदोलन का एक कारण ये भी था। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे। आपको ये जान लेना चाहिए कि रूस में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, हमारे देश की तरह। परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दयनीय का अर्थ समझते हैं आप लोग? मतलब कि दया के योग्य, दया के योग्य, बड़े ही खराब। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी। तो इस लाइन को याद रखिएगा। कृषि दासता मतलब होता है ना, पहले क्या होता था कि व्यक्ति को, आदमी का खरीद बिक्री होता था। जैसे गाय भैंस का खरीद बिक्री होता है ना, मेला लगता है, उसी तरह पहले आदमी का मेला लगता था। और उसमें जो लोग जाते थे अपने अपने दाम के हिसाब से आदमी को खरीद कर लाते थे, अपने खेतों में जीवन भर उससे काम करवाते थे। तो एक राजा आया जिसका नाम था जार अलेक्जेंडर द्वितीय, उसने इस पर रोक लगा दिया कि नहीं, मनुष्य की खरीद बिक्री नहीं होगी, जो जिसके खेत में काम करना चाहेगा करेगा, नहीं करना चाहेगा नहीं करेगा। तो उसको कृषि दासता बोलते हैं। दास मतलब होता है नौकर, जीवन भर के लिए खरीद लेना।
परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा कर मतलब होता है टैक्स, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टैक्स। टैक्स के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। तो मतलब हुआ यूं कि भले ही जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में कृषि दास्ता तो समाप्त कर दी, लेकिन उससे किसानों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आई, क्योंकि उनके पास खेत बड़े बड़े नहीं थे। अब आप लोग ही सोचिए, हमारे भी यहाँ भी समस्या है, लोगों के खेत एक जगह ज्यादा नहीं होते हैं। मान लीजिए 10 कट्ठा कहीं है, 3 कट्ठा कहीं है, 10 कट्ठा कहीं है, 5 कट्ठा कहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उस खेती को करने में बहुत परेशानी होती है। मान लीजिए ट्रैक्टर है, अब यहाँ पे आपका 4 कट्ठा खेत है, अब यहाँ से 2 किलोमीटर आगे फिर आपका 4 कट्ठा खेत। अब इतना दूर ट्रैक्टर जाना चाहेगा वो कि फिर अब 2 किलोमीटर जाए वहां पे 4 कट्ठा जोते। छोटा खेत होता है तो उसको जोतने में भी दिक्कत होता है। मान लीजिए दूसरे के खेत में फार नहीं लगना चाहिए। एक जगह अगर आपका खेत मान लीजिए 1 बीघा है, मतलब 20 कट्ठा है, तो एक जगह है तो उसमें बीच में डंडेर नहीं ना होगा जी, सीधे ट्रैक्टर घुसेगा, आप पूरा बढ़िया से एक जगह बढ़िया से उसका जोत जात के फ्री हो जाएगा। आपको पानी भी पटवाना है, आपको मशीन भी लगवाना है, तो मशीन आपको एक जगह लगाना है, 20 जगह नहीं जाना है। अब यहाँ पे खेत पटवा लिया, फिर पाइप ढो के ले जा रहे हैं, वहां पे मशीन खींच के ले जा रहे हैं उस बोरिंग का, पता नहीं वहां पे बोरिंग है कि नहीं। यानी कि समस्या बहुत ज्यादा पैदा होती है अगर खेत छोटे छोटे जगह जगह होते हैं तो ये एक समस्या थी। और कारण था कि खेती जो होती थी वो पुराने ढंग से होती थी। पुराने ढंग मतलब बिया आयल छिड़ दियल गई, जामल तो जामल, ना जामल तो ना जामल, अभिनव हम नहीं करेंगे सर, ठीक है ना। अब इससे क्या था कि किसानों का टैक्स बढ़ने लगा था, मतलब ये लोग ज्यादा कर्ज ले लिए थे, इन पे टैक्स बढ़ता जा रहा था, ब्याज बढ़ता जा रहा था। अब इन लोगों के पास आंदोलन के सिवाय कोई चारा नहीं था, क्योंकि सरकार कोई मदद नहीं कर रही थी। सरकार मतलब कौन? राजा। क्योंकि अगर किसान डूबे हुए हैं तो उसका हेल्प कौन करता है? राजा करेगा ना, जैसे आज सरकार करती है। देखते हैं ना कि फसल डूबता है तो पैसा आता है, दहाड़ भी आता है, सुखाड़ भी आता है, कोई भी समस्या आती है तो कुछ कुछ पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? सरकार जरूर भेजती है। तो ये सरकार नहीं भेजेगी तो लोग क्या करेंगे? अगली बार इनको वोट नहीं देंगे। लेकिन राजा के टाइम में वोट का तो बात था नहीं, उस समय था आंदोलन। आंदोलन करो तो राजा मानेगा, नहीं करोगे तो नहीं मानेगा। तीसरा कारण था मजदूरों की दयनीय स्थिति। अब मजदूर जो कंपनियां में काम करते थे, रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, मतलब इनकी भी स्थिति डमाडोले था। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। दुर्व्यवहार समझते हैं ना, खराब व्यवहार। अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। राजनीतिक अधिकार मतलब ये पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते थे, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं कर सकते थे, अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। उनको यह भी अधिकार नहीं था कि वे अपनी मांग के लिए क्या करें? हड़ताल करें। मार्क्स ये शब्द की मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी दशा का सही चित्रण करता है। देखिए यहाँ पे कार्ल मार्क्स से एक शब्द होता है मजदूरों के लिए, उन्हें कहा था कि मार्क्स ये शब्द मजदूरों के पास, किसके पास? मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों को खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने कहा मजदूरों से कि आप लोग के पास क्या है? अगर आप हड़ताल करेंगे तो क्या खो देंगे? है क्या आपके पास? आपके पास गुलामी का बेड़ी है, जंजीर है, इसके अलावा है क्या? जो मिलता है सो खाते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं खाते हैं। क्या कर लेंगे कंपनी मालिक? क्या कर लेगा राजा? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन आप आंदोलन करेंगे तो आपकी ये बेड़ियां जो है वो कट जाएंगी, आप गुलाम नहीं बनकर जिएंगे, एक मनुष्य का जीवन जिएंगे। इसलिए आप लोग डरे नहीं और आप क्या करें? आंदोलन करें, विरोध करें, तभी जाकर कुछ होगा। चौथा है औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण मतलब हो गया कि मशीन ज्यादा से ज्यादा आना। आप लोग जो कल ही पढ़े थे कि मशीनों का क्या प्रभाव पड़ा था। आगे है रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। मतलब कि रूस में जो मशीन बन रहे थे, रूस में जो कंपनियां बन रही थी, वो कंपनियां और देशों से थोड़ी अलग थी।
यहाँ कुछ भी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का संकेंद्रण था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई थी। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, अतः चारों ओर असंतोष व्याप्त था। मतलब हुआ कि राजा जो था अपने देश में अपना कंपनी कम लगाया था और बाहरी देश के लोग आकर वहां पे कंपनी ज्यादा खोले थे। तो बाहरी देश का अगर आदमी कोई कंपनी खोलेगा तो वो तो अपनी मनमानी करेगा, जितना मन करेगा, तो मजदूरों को वेतन देगा नहीं देगा। राजा का उस पर खास नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि राजा को वो टैक्स दे देता होगा, राजा उससे खुश हो जाता होगा और उसे अपने लोगों की चिंता नहीं होगी। जैसे अभी क्या है कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का एक गुण ये है कि अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में काम करती है और हमारे देश के लोग अगर उससे परेशान है तो उसको बंद भी करवा देती है कि आप लोग काम की जुठिया से निकलिए, समस्या हो रही है आप लोगों से। जैसे कि हाल फिलहाल आप लोग देखे ना कि चाइना के कई सारे एप्लीकेशन बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिए गए? अपने देश की सुरक्षा को लेकर के, कि इससे हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन डाटा थे चाइना वाले रख लेते थे। इंफॉर्मेशन डाटा आप लोग समझते हैं? जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप पबजी खेल रहे हैं, तो आप पबजी खेल रहे हैं ठीक है, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारे फोटो होंगे, आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारी बातें होंगी, वो सारा चीज उन लोगों के पास चला जाएगा और वो देख लेगा कि कौन क्या कर रहा है, उसके मोबाइल में क्या क्या है। अच्छा ठीक है, आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपकी कोई बात नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है कि कोई इसमें से खास हो, लाखों लोग करोड़ों लोग खेलते हैं, कोई एक खास व्यक्ति हो और कोई देश के लिए कोई खतरा वाला चीज उसके मोबाइल में हो, जो कोई गुप्त बात हो, उस बात को वो चाइना वाले जान जाएंगे और तुरंत उसका फायदा उठा लेंगे। तो कोई भी एप्स अगर काम करता है जिस देश का है, तो याद रखिए आपका टोटल डाटा उसके पास है। अब नॉर्मल आदमी है तब आपका रिकॉर्डिंग लेके वो क्या करेगा, लेकिन देश वाला बात होगा ना, उसका फायदा उठा लेगा। इसलिए सरकार ने क्या किया, इसको बंद कर दी कि भाई झमेला हटाओ ये सब, क्योंकि चाइना वालों पे भरोसा नहीं है। अरे और भी देश के हैं, अब आप कहेंगे कि अमेरिका वाला भी तो रखता है, अरे रखता है, सबको ही रखता है, सबका रखता है, लेकिन चाइना भरोसे वाला देश, इसलिए उसका बंद कर दिया गया। कुछ भी कर सकता है और सारा देश कुछ करे ना करे, ये उल्टा सीधा काम कर देगा। अब आता है रूसीकरण की नीति। पांचवी नीति क्या है जी? रूसीकरण की नीति। सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यहाँ पे एक शब्द है देश था, याद रखेंगे। रूस जो था ना, पहले उसको सोवियत रूस कहा जाता था और ये दुनिया का सबसे पावरफुल देश माना जाता था। अमेरिका उस समय पावरफुल नहीं था, सबसे ताकतवर देश, सबसे बड़ा देश। लेकिन बाद में इतना ना भाग में ये टूट गया कि ये कमजोर पड़ गया और अमेरिका शक्तिशाली हो गया। लेकिन आज भी अमेरिका और रूस में लड़ाई चलती है, डायरेक्ट लड़ाई नहीं होता है, अंदर ही अंदर जलन दोनों में रहता है। कंपटीटर ये दोनों है। कंपटीशन अगर पूरी दुनिया में होता है तो रूस और अमेरिका के बीच में ही होता है, क्योंकि दोनों शक्तिशाली है अभी के टाइम में। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। मुख्य रूप से किस जाति के लोग रहते हैं रूस में? स्लाव जाति, याद रखिएगा। इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी, मतलब स्लाव जाति के ज्यादा लोग हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है? फिन है, पोल है, जर्मन है और यहूदी है। जाति अन्य जातियों के लोग भी थे, ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। भिन्न भिन्न मतलब क्या होता है? अलग अलग था। परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान था। इसके अनुसार जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह किया तो उसका निर्दयतापूर्वक दमन किया गया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। मतलब हुआ यूं कि बहुत सी जातियां थी। राजा ने कहा कि यहां पे केवल ईसाई धर्म चलेगा। क्या चलेगा? ईसाई धर्म चलेगा, रूसी धर्म चलेगा।
रूस की संस्कृति अपनाइए, रूस की सभ्यता अपनाइए, रूस की भाषा अपनाइए, मतलब सारा चीज रूस का होना चाहिए। अब जो इस भाषा को, इस धर्म को नहीं मानने वाले थे, उनको बुरा लग रहा था। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब होता है जिस जाति, जिस धर्म की संख्या कम होती है उसे क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। और जिसकी ज्यादा होती है उसे बहुसंख्यक कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में हिंदू बहुसंख्यक है, मतलब ज्यादा है, और मुस्लिम, ईसाई, सिख ये क्या है? अल्पसंख्यक है, ये कम है। तो वहां पे जो अन्य जातियां थी, फिन, पोल, जर्मन, यहूदी, ये अल्पसंख्यक थी। इन लोगों को जबरदस्ती राजा ने कहा कि तुम लोग भी ईसाई बनो, और कोई भी विश्व को भाषा नहीं जानेगा, सब एक एक देवता का पूजा करेगा, एक एक भाषा बोलेगा। देखिए ये सब करने से मारा पीटी होगा कि नहीं होगा? आप किसी हिंदू को कह दीजिए कि तुम लोगों को केवल अब मंदिर छोड़ के मस्जिद में जाना है, ये सारा अपनाना है, मारा मारी होगा कि नहीं होगा? चाहे किसी मुसलमान को ये बात कह दिए तुमको अब मस्जिद छोड़ के मंदिर में जाना है, पक्का है पटका पटकी वहां पे स्टार्ट हो जाएगा और बड़का युद्ध हो जाएगा, छोटा मोटा नहीं होगा। अब इससे भी विरोध हुआ, जिसमें सबसे पहले विद्रोह किया था पोलो, क्या नाम था उसका, लेकिन उसको राजा ने खत्म करवा दिया, समझ रहे हैं ना? और उसके बाद से इस बात से सारे जो अल्पसंख्यक थे उनके अंदर गुस्सा भर गया था राजा के लिए। तो इतनी सारी कारण थे, तो भाई कभी ना कभी तो फूटेंगे ही, अंदर ही अंदर गुस्सा चल रहा था। अब आता है विदेशी घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा था। तो पहला है क्रीमिया का युद्ध। क्या है जी? क्रीमिया एक देश है, क्रीमिया का युद्ध। अब देखिए, रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने उस देश में सुधारों का युग आरंभ किया। तत्पश्चात 1904-05 के रूस जापान युद्ध ने रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया, और अंततः प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए क्या हुआ, रूस शक्तिशाली था, बड़ा देश था, और एक छोटा सा देश क्रीमिया से लड़ाई लड़ा और हार गया। 1904-05 में जापान से लड़ाई लड़ा, हार गया। अब लोग गुस्सा हो गए कि रे भाई, छोटा छोटा देश से ही हार रहा है, इसका अर्थ है कि रे कितना खोखला हो गया अंदर से। मतलब रूस, समझ जाइए कि एक साथ अगर 5-6 देश के साथ लड़ना हो तो अकेले उसके पास ताकत है कि वो जीत लेगा। और एक छोटा छोटा देश, मतलब कि समझ जाइए ना कि हमारे बिहार बराबर कोई छोटा सा देश है, उसको भी देश माना गया है, वो इससे जीत जा रहा है। अब हाथी से कुत्ता जीत जाए, बिल्ली जीत जाए, तो भाई टेंशन तो होगा ना। इसका अर्थ ये तो है कि या तो हाथी खोखली हो चुकी है अंदर से, या कुत्ता मजबूत हो चुका है। तो कुत्ता कितना हो मजबूत हो जाएगा, तो मतलब हाथी से थोड़े ना जीत जाएगा। अब ये लोगों को समझ में आ गया था कि भाई राजा के अंदर ताकत नहीं है, ये केवल दिखावा कर रहा है, यानी इसी टाइम पर अटैक किया जाए इस पे, और अटैक करके इसको यहां से भगाया जाए और लोकतंत्र की स्थापना की जाए। अगर कोई आदमी किसी से लड़ाई करता है और वो किसी को भी पटक देता है, तो उससे और भी लोग डरने लगते हैं, ए भाई ताकतवर है, मार देगा। लेकिन एक बार वो कमजोर आदमी से पटका जाए तो हर कोई उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देगा। हर कोई कहेगा हाँ, हो गई, था लग गई था। ऐसा होता है। अब है जापान से पराजय, पराजय मतलब होता है हार, तथा 1905 की क्रांति। 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ था। मतलब इसमें जापान जीता था, लेकिन रूस हारा भी था, तो बहुत बुरी तरह हारा था। इससे पूर्व निरंकुश जारशाही विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलताओं को रूसी जनता से छिपाती रही, लेकिन रूस ने कभी भी अपने लोगों से ये बात नहीं कही कि रूस हार चुका है। कि पहले के टाइम में मीडिया नहीं था, पहले के टाइम में टीवी चैनल वाले नहीं थे कि भाई हारते हारते बता दे कि स्थिति क्या है। अब राजा जो अनाउंस करेगा कि भाई हम लोग जीत गए हैं, तो लोग मान लेंगे राजा जीत गए। राजा कह देगा हार गए तो हार गए। तो राजा ये बात कभी किसी से नहीं बताया कि रूस क्या हो चुका है, हार चुका है। लेकिन उसके लिए सुदूर पूर्व की पराजय की जनता से छिपाना मुश्किल था।
बचे कुचे फटेहाल सैनिक जब वापस लौटे तो सारा देश स्तब्ध था। लोगों को पता तब चला जब कुछ सैनिक उसमें से क्या हुए थे, बचे थे, और उनका भी स्थिति बहुत ही खराब था। तो लोग देखकर चका गए, भाई जब जीता हुआ देश ऐसे थोड़े ना आता है, वो थोड़ा सा और लोग कहाँ गए, तो और लोग मारे गए, हम लोग 2-4 आदमी बच गए, सो रिटर्न हुए हैं। अब 2-4 आदमी नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, मतलब कम संख्या में आए थे। लोग समझ गए कि रूस क्या हो चुका है, हार चुका है, और खुद उन्होंने ही बताया कि हाँ रूस हार चुका है। महानता का भ्रम टूट चुका था। रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हुआ था। वस्तुतः इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। यहाँ पे आप अपने किताब में देखिएगा, एक महल का चित्र दिया गया है, सेंट पीटर्सबर्ग महल, जिसमें राजा रहता था। लोग रोटी दो का नारा लगाते हुए क्रांति करते हुए निकले हुए थे। परंतु जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। राजा ने कहा एक काम करो, उड़ा दो इन लोगों को, जिनमें हजारों लोग मारे गए, हजारों लोगों की हत्या हो गई थी उस दिन। मतलब पूरा सड़क खून से लथपथ हो चुका था, लग रहा था सड़क लाल रंग का है। इसलिए 22 जनवरी को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। इतना ना मर्डर हुआ, इतना ना हत्या हुआ उस दिन, कि इतना ना खून बहा कि उस दिन को लाल रविवार या खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। आपको प्रश्न भी पूछता है कि लाल रविवार या खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी, नयका कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी था, और पुराने कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी 1905 की बात है। इस नरसंहार की खबर सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई। अब जो भी सुना इस बात को, अरे राजा ने ऐसा काम कर दिया, सारे लोगों के अंदर खून खौलने लगा। जैसे कि हमारे देश में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो लोगों का पूरा मतलब दिमाग हिल गया था, क्योंकि उस पर भी निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाई गई थी। इस क्रांति में किसानों की व्यापक भागीदारी हुई। अंत में सरकार झुक गई तथा 1905 ईस्वी में एक प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ। अब इतना ना लोग विरोध में पूरा तरह से आ गए कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, कि सरकार को भी झुकना पड़ा, राजा को झुकना पड़ा, रे भाई अब खतरा ज्यादा बढ़ गया। तो एक अब उन लोगों के बीच एक समझौता होता है ड्यूमा का। परंतु 1906 ईस्वी तक जैसे ही क्रांति की शक्ति कमजोर हुई, रूसी राजतंत्र ने ड्यूमा के कुछ अधिकार छीन लिए। यानी कि राजा डर करके अधिकार दे दिया था लोगों को, और जैसे ही देखा कि अब लोग क्या हो गए, ठंडा हो गए, क्रांति अब खत्म हो रही है, फिर कहा ना ना जेंगरवाला पहले वही चली। यद्यपि 1905 की क्रांति विफल रही, परंतु भीतर ही भीतर आग सुलगती रही, जो 1917 ईस्वी में एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हुई। तो देखिए, किसी के अंदर आप गुस्सा भर देंगे तो ठीक है, अभी तो तत्काल कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब टाइम आएगा ना आपका खराब टाइम, उस समय अपना बदला पूरा लेगा। इसलिए किसी के साथ खराब काम न करें। 7वां कारण था रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव, यानी कार्ल मार्क्स का क्या प्रभाव पड़ा, और बुद्धिजीवियों का योगदान और अन्य विचारक लेखकों का क्या असर पड़ा था इस क्रांति पर। अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रूस की क्रांति से पूर्व एक वैचारिक क्रांति भी देखी जा सकती थी। लियो टॉल्स्टॉय, इनका नाम तो जरूर आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग 9th क्लास में पढ़े भी हैं इनके बारे में, टॉल्स्टॉय के घर में, ठीक है ना। रचना इनकी जो है वार एंड पीस, इन्होंने एक किताब लिखा था वार एंड पीस, आप याद रखिएगा। वार एंड पीस की रचना किसने की थी? लियो टॉल्स्टॉय, पूरा नाम लियो टॉल्स्टॉय। वार मतलब होता है युद्ध, एंड मतलब और, पीस मतलब शांति, युद्ध और, तो कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है युद्ध और शांति के लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय। चाहे वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो क्या कहेंगे? लियो टॉल्स्टॉय। दोस्तोवस्की, तुर्गनेव जैसे इस चिंतक इस नए विचार को प्रोत्साहन दे रहे थे कि रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। मार्क्सवादियों ने मजदूरों के बीच काम करना शुरू कर दिया था तथा उनका संगठन भी बढ़ रहा था। रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था। रूस का पहला साम्यवादी कौन था जी? प्लेखानोव, जो रूस में जारशाही की निरंकुशता समाप्त करके
साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना चाहता था। नीचे एक फोटो आप देख सकते हैं, इसका नाम है प्लेखानोव। यही चाहता था कि राजा को हटा करके और साम्यवादी व्यवस्था की क्या कर दी जाए, स्थापना कर दी जाए। उसने 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। ये भी याद रखेंगे कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, हिंदी में अगर कहा जाए तो कहा जाएगा रशियन समाजवादी जनतांत्रिक पार्टी। रशियन समाजवादी जनतांत्रिक पार्टी अगर हिंदी में कहा जाए तो इस पार्टी की स्थापना प्लेखानोव ने 1898 में किया था। यह साम्यवादी दल का पूर्ववर्ती था। शीघ्र ही 1903 ईस्वी में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ गई, लेकिन यह पार्टी ज्यादा दिन तक चला नहीं। इसके परिणाम स्वरूप बहुमत वाले दल बोल्शेविक कहलाए। अब देखिए दो भाग में टूट गया। जो सबसे अधिक लोग जिस पार्टी में थे उसको बोल्शेविक कहा गया। क्या कहा गया, बोल्शेविक। तथा अल्प मत वाला दल, यानी जिसमें कम मत वाले लोग थे, कम लोग थे, उसका नाम रखा गया मेंशेविक। तो दो पार्टी हो गए, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। ज्यादा मत वाले बोल्शेविक और कम मत वाले मेंशेविक। मेंशेविक मध्य वर्गीय क्रांति के पक्षधर थे, पर बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। मतलब मेंशेविक कहते थे कि उतना ही क्रांति किया जाए जिसमें एक संतुलन स्थापना की जाए, मतलब राजा भी रहे और लोगों को परेशानी भी न हो। लेकिन जो बोल्शेविक था वो कहता था ना सर्वहारा क्रांति होगा, मतलब राजा को हटाओ, पूरा पूरा यहाँ पे अपना समाजवाद की स्थापना करो। इसके अतिरिक्त 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ जो किसानों की मांग को उठाती थी। इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित मजदूर एवं किसानों का संगठन रूस की क्रांति का एक महान कारण साबित हुआ। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख लेंगे, किताब में दिया है सर्वहारा वर्ग क्या होता है। तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हैं, यानी कि मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं ना, उसी को क्या कहा जाता है, सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। अब तत्कालिक कारण, लास्ट कारण और तत्कालिक कारण क्या था युद्ध होने का, मतलब एकदम किस बात पे लड़ाई छिड़ गया, युद्ध मतलब आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। आप लोगों को पता है, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो 1918 तक चली, लेकिन 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से रूस बाहर निकल गया। उसने अपनी हार स्वीकार की और वो युद्ध छोड़ दिया, क्योंकि उसकी स्थिति जो थी वो काफी खराब हो चुकी थी। और यही कारण था सबसे पहला लोगों का क्रांति होने का, कि बेइज्जती, कि भले कुछ भी हो जाता है, भागा क्यों। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला, इसको याद रखेंगे। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों को ओर से शामिल हुआ था। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। राजा ने दिमाग लगाया कि 1905 में जो क्रांति हुई थी, चाहे लोग भड़के हुए थे, तो राजा ने सोचा एक काम करो, युद्ध में शामिल हो जाओ, और जीत जाएंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, चलो अपना देश तो जीता है, बाकी सारा लोग चीज क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। जैसे हमारे देश में भी कभी कभी होता है कि जब कोई रोजगार नहीं सरकार दे पाती है, कोई देश के लिए काम नहीं करती है, तो वो हमारा दिमाग भटकाने के लिए पाकिस्तान पे अटैक करवा देगी, या कोई काम ऐसा करवा देगी जिस पर लोगों का ध्यान कहाँ चला जाए, उस पर। और महंगाई बेरोजगारी को छोड़ करके हम दिन रात पाकिस्तान और चाइना पे लग जाते हैं और भूल जाते हैं कभी कभी कि और भी हमारी दुनिया में जिंदगी है, क्योंकि उससे हमारा जिंदगी चलने वाला। ये नहीं कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन उसके अलावा बेरोजगारी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि हमारे देश में आए दिन नौकरियों की जो संख्या वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इस सरकार की सबसे बड़ी खामियां है कि नौकरियों की सीट जो है वो लगातार खत्म की जा रही है, जो एक युवा वर्ग के लिए, आप लोगों के लिए खतरा का सूचक है। जब बहाली ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि नौकरियां कैसे लगेंगी, लोग काम कैसे करेंगे। जो बहाली पहले बैंक पीओ का 22,000 आता था एक साल में, अब वो आता है 1100। मात्र कितना आता है जी, 1100। बताइए, तो 1100 का ना नौकरी होगा, बाकी लोग 22,000, कम से कम 22,000 लोग थे, तो सरकार को कोशिश करना चाहिए कुछ ज्यादा करे, जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, वो बढ़ाने की जगह क्या कर रही है,
कम करी थी। इस सरकार की कुछ नीतियां हैं जो आने वाले टाइम में उनको चुनाव में हराने का कारण बन जाती है। लोग ये सब दिमाग में बैठा लेते हैं और किसका कब तख्ता पलट हो जाए ये कोई नहीं जानता है। तो मैं ये नहीं कहता किसी पार्टी को कि यही पार्टी खराब काम करती है, सभी पार्टियों में ऐसे से कुछ कुछ काम होते हैं जो उन्हें हारने का कारण बना देती है। तो ये भी राजा जो था ये भी दिमाग लगाया कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में हम सभी लग जाएंगे तो सभी लोगों का ध्यान जो है युद्ध की तरफ चला जाएगा और ये जो बाकी जो स्थिति खराब है किसानों की, मजदूरों की, इन सारे ध्यान इन लोगों का भटक जाएगा। परंतु इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हो रही थी, लेकिन सोच के भेजा था कि जीत जाएंगे, लेकिन चारों तरफ रूसी सेना क्या होने लगी, हारने लगी। न उसके पास अच्छे हथियार थे और ना ही पर्याप्त भोजन की सुविधा भी। भाई बढ़िया हथियार दोगे, सैनिकों को अच्छे से खाना खिलाओगे तभी तो लड़ेगा सैनिक। युद्ध के मध्य जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया था। उसकी अनुपस्थिति में जरीना जो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी और उसके तथाकथित गुरु रासपुटिन यानी कि उसका जो पादरी था, जो पुजारी था, राजपुरोहित था, को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। आप लोग अक्सर सीरियल में देखिएगा राजा का पत्नी लोग भी बड़ा चाल चलता है, उस अंदर अंदर बड़ा खेल चलता है, सब कोई गद्दी पाना चाहता है। रानी भी चाहती है कि राजा को हटा के खुद हम राजा बन जाए। उसमें का मंत्री जो खुद चाहता है कि हम क्या बन जाए। हर किसी को मन में रहता है कि भाई हम क्या बन जाए, राजा बन जाए। जैसे जितना लोग नेता लोग हैं सबके मन में रहता है कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, और जो मुख्यमंत्री बन गया उसके मन में रहता है हम प्रधानमंत्री बन जाते तो मजा आता है। यानी कि इच्छा जो इंसान की समाप्त थोड़े ना होती है। तो इसकी जो पत्नी थी जरीना, ये लोग षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। राजा उधर युद्ध में गया था। अब इसी का फायदा ये लोग बोल्शेविक वाला उठाया कि रे भाई टाइम यही है, अभी राजा भी नहीं है, सेना भी नहीं है, ये लोग दो आदमी इनको पटक के हटाया जाए, यहाँ पे अपना दल बनाया जाए। तो ये था तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में पराजय। अब मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत कैसे होता है। निरंकुश राजतंत्र का अंत यह हमारा आज का अंतिम टॉपिक है इस वीडियो का। तो चलिए समझते हैं। 7 मार्च 1917 ईस्वी को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वो दिन क्या था, 22 फरवरी 1917, लेकिन आज के हिसाब से 7 मार्च 1917 पेट्रोग्राद, जिसको आज कहा जाता है लेनिनग्राद। लेनिनग्राद क्यों कहा जाता है आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेनिन के नाम पे इस रोड का नाम क्या रख दिया गया था, लेनिनग्राद। लेकिन अभी लेनिन नहीं, इसके बाद वाली वीडियो में लेनिन आएगा और उसने क्या किया था रूस के लिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला, उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। याद है 1905 में भी रोटी दो के नारे लगाए थे, जिस पर राजा ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी और हजारों लोगों की हत्याएं करवाई। अगले दिन 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिला मजदूरों ने बहुत सारे कारखाने में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया। अब इसमें केवल पुरुष ही नहीं थे, महिलाएं भी आ गई जो कारखाने में काम करती थी। बोली हम लोग काम नहीं करेंगे, रोटी दो। रोटी देने का रोटी थोड़े ना कोई मांग रहा था, रोटी देने का अर्थ है कि मुझे अधिकार दो, मेरा जो है उतना दो। जिसमें अन्य मजदूर भी शामिल हो गए। जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी। किस कलर के झंडे थे, लाल झंडे। जब सेना की एक टुकड़ी से भीड़ पर गोली चलाने को कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया। अब राजा का आदमी था, बोला के मार, फिर मारे लोग। अब खुद सेना कल से ना मारे, हमनियों को तो गजन बह जाए, उहो पलट गए कहत रसन ना, बाप रे बाप, राजा जय रही हमनी गजन करी ना, खाए के ठीक से देता ना हथियार देता, लड़के भेज देता विश्व युद्ध में। वही आदमी जाता गोली खा, अभी अपन बंदूक सरियावते बहन तरह दूसर को तोप से उड़ा देता। हम ना रहे विपक्ष में, अब वो गोली चलावे से मना कर दिला। अति उसने हथियार छीनने पड़े। जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी प्रो ब्रासेंकी रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों का विद्रोह बढ़ता गया। अब सारा सैनिक विद्रोह करने लगा इन लोगों के साथ। फलतः विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी। अब अंत में जब देखा रे भाई लोग विरोधे में बा आ सेना हमारा विरोधे में बा, तो बचल के हमरा लगे एगो काम करे से भाग, पहले जान रही तो फिर देख ले। और 12 मार्च 1917 को क्या कर दिया उसने, गद्दिया छोड़ दिया। यह फरवरी की रूसी क्रांति थी, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 को यह घटना घटी थी। इस तरह रूस पर से रोमनो वंश का निरंकुश जारशाही का अंत हो गया।
और इस तरह रोमनोव वंश का क्या हो गया जी, जो जारशाही था यानी कि राजतंत्र था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। आप लोग जानते हैं ना, शुरू में ही पढ़ा गया था कि राजा जो था जार था वो किस राजवंश का था, तो रोमनोव राजवंश का था वो, ठीक है। अब सर्वप्रथम लोबाव के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुजुर्गा सरकार का गठन हुआ, परंतु रूसी लोगों ने जिस स्वतंत्रता की आकांक्षा की थी वह महज राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, वरन आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता भी थी। अतः बुजुर्गा सरकार तत्कालिक परिस्थितियों के प्रतिकूल था। अंत में बुजुर्गा सरकार गिर गई तथा करेंस्की सरकार के नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों की सरकार गठित हुई। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य जनतांत्रिक एवं संवैधानिक सरकार की स्थापना करना, मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना एवं रूस की समस्त संस्थाओं में वैधानिक उपायों द्वारा परिवर्तन लाना था। किंतु बोल्शेविकों ने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया। देखिए हुआ यूं कि राजा तो चला गया, उसके बाद एक बुजुर्गा सरकार बना, तो बुजुर्गा सरकार बना लेकिन उसने भी लोगों के लिए कोई खास अच्छा काम नहीं किया, लोगों ने उसको भी हटा के तब आया करेंस्की सरकार। कौन आया, वो थोड़ा कुछ ठीक था लेकिन इसको पसंद नहीं करते थे बोल्शेविक वाले, क्योंकि अभी तो वो थे ना, उनको भी तो चाहिए था, वो भी तो आंदोलन किए थे, तो बोल्शेविक वाले केरेंस्की सरकार को पसंद नहीं करते। तो फिर अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बोल्शेविकों ने केरेंस्की सरकार को हटा करके और वहां पे बोल्शेविक दल का बोल्शेविक सरकार की स्थापना की। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, पोस्ट में दिया है रूस की क्रांति की तारीख के बारे में, किताब में देख सकते हैं। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर के अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि पुराने कैलेंडर नए कैलेंडर, तो पुराना कैलेंडर का अर्थ हुआ जूलियन कैलेंडर और नया कैलेंडर का अर्थ हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। कितने दिन आगे चलता है ये, 13 दिन। अतः इस प्रकार फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति कितने तारीख को, 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। इसी तरह 1905 की क्रांति 22 जनवरी को हुई थी। तो मतलब इस कैलेंडर के हिसाब से समझाया गया। और दिया नीचे, सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। तो इसको याद कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। ये कब लागू किया गया, 1975 में, और किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक थे तो मैंने सोचा इसको बता दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।